गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी और इसके अब तक हम 7 लेक्चर ले चुके हैं हिस्ट्री के टॉपिक रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में। इसमें अब तक हम पढ़ चुके थे जो विदेशों में इंडिया के बाहर हमारा आंदोलन होता जा रहा है उसके बारे में पढ़ा था श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके द्वारा बनाया गया इंडिया हाउस। अब उससे उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को भी जोड़ा और विनायक दामोदर सावरकर अपने आप में एक ग्रेट पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो विनायक दामोदर सावरकर को हम समझते हैं, देखते जाइए इसके एक एक पॉइंट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है और मैं भी इस पे क्वेश्चन आपको राइट करने को दूंगा। विनायक दामोदर सावरकर वाज एक ग्रेट रिवोल्यूशनरी, एक महान क्रांतिकारी थे, नेशनलिस्ट थे, देशभक्त एंड एन ऑर्गेनाइजन और एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता भी थे। His lifetime sacrifice for the freedom of the nation cannot be described in words। और इन्होंने पूरे जीवन में फुल सैक्रिफाइस दिया देश के लिए और उस सैक्रिफाइस को आप शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा इन्होंने सैक्रिफाइस दिया है। द पब्लिक अडोन्ड सावरकर विद द टाइटल ऑफ वीर और इनके इसी सैक्रिफाइस की वजह से पब्लिक अडोन्ड the title to him वीर, और इसीलिए पब्लिक ने इनको एक टाइटल से सुशोभित किया और इनको वीर की उपाधि दी। और इनका जन्म हुआ था 1820 मई को, सॉरी 28 मई 1883 को बागुर नाम के गांव में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, इन 1901 आफ्टर पासिंग द सेकेंडरी एग्जामिनेशन he got admission in Ferguson College where he came in contact with लोकमान्य तिलक। 1901 में जब इनकी सेकेंडरी हो गई उसके बाद में ये फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि महाराष्ट्र में ही बना हुआ था और वहां इनके सीनियर थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ये कांटेक्ट में आए, उनके संपर्क में आए और तिलक साहब पहले से ही आजादी के आंदोलन से स्ट्रांगली जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे देशभक्त थे और एक एक्सट्रीमिस्ट भी थे। उनके कांटेक्ट में जैसे ये आए तो इनके अंदर भी उसी तरीके की भावनाएं जनरेट होने लगी आजादी के लिए। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अंग्रेजों ने, मैं आपको एक बात और बता दूं, 19 अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। देखिएगा, डिवाइड एंड रूल, और इस पॉलिसी के तहत ये शुरू से ही काम कर रहे हैं। और 1905 के अंदर इन्होंने क्या काम किया, 1905 के अंदर बंगाल डिवीजन करने का इन्होंने काम किया है, बंगाल पार्टीशन। एक्चुअली बंगाल पहले खुशी से सभी धर्मों के लोग साथ में रहते थे बंगाल में, लेकिन अंग्रेजों ने एक बहुत ही गंदी करतूत की, इन्होंने बंगाल को तोड़ने का कोशिश किया धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम इन सब के आधार पर इन्होंने बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की ताकि बंगाल को गुलाम करना आसान रहे। लेकिन ही फॉर्म्ड अ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला। लेकिन अंग्रेज जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे, बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मित्र मेला। याद रहे, आपसे पूछा जा सकता है कि मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया, वीर सावरकर ने बनाया। कब बनाया, जब अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर 1905 एडी में बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे, बंगाल का बंटवारा कर रहे थे, उस वक्त विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नाम का संगठन बनाया विद हिज कंपेनियंस एंड मेड अ बॉनफायर ऑफ इंपोर्टेड क्लोथ्स। इन्होंने अपने साथियों के साथ में मिलकर यह मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसमें बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, और इसके अंदर इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने का काम किया। यानी कि देशभक्ति की भावना, स्वदेशी इंडिजीनियसनेस, पूरी चीजों को इन्होंने लोगों के अंदर डालने की कोशिश की। मित्र मेला में इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, ये इन्होंने इसके अंदर काम किया। आजकल भी जलानी चाहिए चाइना के कपड़ों की होली। फॉर दिस रीजन ही वाज रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज, और उनके इस कारनामे की वजह से
इनको कॉलेज से रस्टिकेटेड कर दिया गया। रस्टिकेट तो करना ही था, फर्ग्यूसन कॉलेज अंग्रेजों का कॉलेज था, और उसी कॉलेज में रहते हुए अपने साथियों के साथ में जब ये मित्र मेला नाम के संगठन में मिलके विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे तो क्या विदेशियों को अंग्रेजों की बात पसंद आएगी? अंग्रेजों ने इनको तुरंत कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट रस्टिकेट करने के बाद में सावरकर वाज द ओनली इंडियन रिवोल्यूशनरी हु गॉट 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बात जानने लायक है। लोगों को एक जिंदगी में एक बार उम्र कैद होता है, मगर सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी है जिनको एक ही लाइफ में अंग्रेजों ने दो दो उम्र कैद दी। इसलिए हमने शुरू में आपसे कहा था कि वीर सावरकर ने जीवन पर्यंत लाइफ टाइम जो देश के लिए काम किया है, जो सेक्रीफाइस किया है, उसको आप शब्दों के अंदर तो बयान कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को दो दो उम्र कैद, दो दो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिले, काला पानी की सजा मिली, लेकिन ये सब भुगतने के बाद भी वीर सावरकर दोबारा से आजादी के आंदोलन में उतर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी लाइफ के आखिरी क्षणों के अंदर भी ये देशभक्ति किताबें, कंटेंट लिखते रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहे। तो इनको आप वैसे ओरली याद कर लीजिएगा कि ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं, एकमात्र ओनली जिनको की 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट हुए हैं, विनायक दामोदर सावरकर को। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे इनकी बात हम देखते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1857 जो आपका रिवॉल्यूशन है उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो ये हो गया कि he was punished by 2 life imprisonments in a life। एक ही जीवन में दो दो इनको उम्र कैद हुई। दूसरा, he wrote a book named India's first freedom struggle। इन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर एक बुक लिखी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। दिस बुक वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद डिफरेंट टाइटल्स, और ये किताब आगे चल के अलग अलग टाइटल के रूप में भारत में आई। इन 1904 AD ही एस्टेब्लिश्ड अभिनव भारत। इनका काम रुक नहीं रहा है। 1904 के अंदर देखो इन्होंने पहले मित्र मेला बनाया और उसके बाद में 1904 के अंदर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत नाम का इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है 1904 AD में। Savarkar was the first person who didn't term the revolution of 1857 as a revolt, but instead called it at the first war of Indian independence। देखिए मैंने आपको जब 1857 पढ़ाया था तो बताया था कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में दो व्यू थे। एक हिस्टोरियन का व्यू कहता था कि ये सिर्फ एक रिवोल्ट था, ये सिर्फ सिपाही म्यूटनी थी, जबकि दूसरा कहता था कि नहीं, ये एक इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल था। और ये बात कहने वाले थे सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने की पर्टिकुलर उसके ऊपर बुक लिखी है। उन्होंने कहा कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सावरकर स्पेंट ए लॉन्ग टाइम इन द सेल्यूलर जेल ऑफ अंडमान। मैं जो आपको बता रहा था इनको काला पानी की सजा दी गई, तो वहां वो कहां पर दी गई? सेल्यूलर जेल, बहुत खतरनाक जेल थी अंडमान निकोबार में। वहां पर इनको काला पानी की सजा दी गई। लंबे टाइम पीरियड के लिए इनको उम्र कैद में वहीं पे रखा गया। ही बिकम इल ड्यू टू द हार्ड वर्क। अपने कठिन परिश्रम के कारण ये कई बार जो है बीमार भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी आजादी की तमन्ना कम नहीं हुई है। These suffering from the upset are in the government before the mercy petition sent. First mercy petition was sent on 20th
August. Next, on 4th November, in this letter, Savarkar mentioned himself as a prodigal son. He mentioned in this letter that he ready to serve the government in any capacity they like. His third mercy petition was sent in 1917 and fourth mercy petition was on 1st February. After this petition in 1920, the Indian National Congress and leaders such Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak and Patel demanded his unconditional release. जब इनको कठोर सजाएं दी जा रही थी सेल्यूलर जेल में, तो फिर कठिन परिश्रम के कारण ये बीमार हो गए और अगर इनको छुड़वाया नहीं जाता तो ये मर भी सकते थे। तो उनको छुड़वाने के लिए कई मर्सी पिटीशन, दया याचिकाएं दी गई और महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबने कहा कि इनको अनकंडीशनली छोड़ दिया जाए। In 1924, British government accepted सावरकर मर्सी पिटीशन और फाइनली 1924 में अंग्रेज सरकार ने इनकी रिलीज को स्वीकार कर लिया कि इनको चलो रिहा कर देते हैं और सेल्यूलर जेल से 2 मई 1921 को अंडर स्ट्रिंगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड सेंड द रत्नागिरी, और इनको फिर फाइनली छोड़ दिया गया और फिर इनको रत्नागिरी भेज दिया गया एंड लेटर टू यरवदा सेंट्रल जेल, और उसके बाद में यरवदा सेंट्रल जेल में इनको भेजा गया। The restrictions was that he will not participate in politics up to the 5 year. जो इनके ऊपर restrictions लगाए गए वो क्या क्या लगाए गए कि ये अगले 5 साल तक पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकते। आफ्टर फाइनली रिलीज फ्रॉम जेल इन 1924 ही जॉइंड हिंदू महासभा, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने जैसे ही छूट के आए 1924 में तुरंत हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली, वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन गए। सावरकर कंपेयरिंग फॉर कीपिंग इंडिया टू बी ए हिंदू नेशन, सावरकर भारत को हिंदू नेशन के रूप में देखना चाहते थे। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही आस्क्ड हिंदूज टू स्टे एक्टिव इन द वर्क एफर्ट एंड नॉट डिसओबे द गवर्नमेंट की गिवन स्लोगन हिंदूज ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिटराइज हिंदुइज्म। और इन्होंने फिर आगे चल के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और उसमें अंग्रेज सरकार बिजी थी, तो भारतीय लोगों से ये भी कहा कि आप हिंदुइज्म में चलिए और अंग्रेज सरकार का बिल्कुल भी साथ मत दीजिए। सावरकर अर्जेज हिंदूज टू एनलिस्ट इन द आर्म्ड फोर्सेस टू लर्न टू आर्ट ऑफ वार, और सावरकर ने हिंदू लोगों से यह भी कहा कि आपको युद्ध करने की अलग अलग नीतियां सीखनी चाहिए। When Congress launched the Quit India movement in 1942, सावरकर criticized it. जब कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो सावरकर ने इसका क्रिटिसाइज किया। He also assailed the British proposal for transfer of power. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पावर ट्रांसफर करने का सिस्टम शुरू किया था उसका भी इन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से सावरकर से जुड़ी कई सारी बातें हैं। और फाइनली सावरकर वाज आल्सो अरेस्टेड ऑन 7 फरवरी 1948, और सावरकर को फिर से 7 फरवरी 1948 को, जब हमारी भारत की सरकार बन चुकी है, इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। ही वाज चार्ज्ड विद द मर्डर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर एंड अमेंडमेंट ऑफ मर्डर, और इनके ऊपर मर्डर करने का केस लगाया। बट ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस सावरकर वाज एक्यूटेड, लेकिन सबूतों की कमी होने की वजह से सावरकर रिहा हो गए। तो देखिए, सावरकर को ना सिर्फ अंग्रेज सरकार बल्कि हमारे यहाँ की सरकार ने भी इसको परेशान किया है, लेकिन बाद में सबूतों की कमी की वजह से ये आजाद हो गए और देश की आजादी के लिए इन्होंने बहुत दुख झेले हैं। अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन हम बंगाल पढ़ेंगे। अभी हमने पूरा महाराष्ट्र देखा है अच्छे तरीके से, अब हम आते हैं बंगाल की तरफ कि बंगाल में क्या सीन चल रहा है। देखिएगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विनायक दामोदर सावरकर, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा और पूरा ये सारा जो भी मैंने पढ़ाया है वो लिख देना। जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है वो सारा लिख देना। ओरली जो बताया है वो आपके पास टाइम रहे तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई लिखना जरूरी नहीं है। वो एक्स्ट्रा बातें थी, सावरकर से रिलेटेड मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी। जो बुक वाले नहीं दी वो मैं आपको बता दूं। इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने इंडिया हाउस से भी जोड़ा था। इंडिया हाउस के लिए ये लंदन भी गए थे, पर वहां पर जब इनकी एक्टिविटीज के बारे में अंग्रेज सरकार को पता चला तो अंग्रेज सरकार ने इनकी सारी एक्टिविटीज को बैन करने की सोची, इनको जेल में डालने की सोची। लेकिन वहां से ये समुद्र के रास्ते भागकर भारत आ गए। भारत के अंदर इन्हें फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से इनको सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। ये पूरा प्रोसेस रहा है सावरकर का, जो मैंने हर एक पॉइंट आपका कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, आगे अगले टॉपिक्स की तरफ आते हैं। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, ये महाराष्ट्र का पूरा आपने देखा है।
नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन बंगाल। बंगाल के अंदर क्या क्या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाए गए हैं? Mr. P. Mishra started the revolutionary movement in Bengal by forming an organization named अनुशीलन समिति। देखिए, बंगाल के अंदर मिस्टर पी मिश्रा started the movement in Bengal and made अनुशीलन समिति। ये चीज है। मिस्टर पी मिश्रा ने बंगाल के अंदर आजादी का आंदोलन स्टार्ट किया है और अनुशीलन समिति इन्होंने बनाई थी। पॉलिटिकल रेनेसा अरोज इन बंगाल आफ्टर इट्स पार्टीशन। बंगाल के अंदर आजादी का आंदोलन और भी ज्यादा जब बढ़ गया जब बंगाल का क्या किया गया, पार्टीशन। मैंने अभी आपको लास्ट सावरकर के अंदर बताया था, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत बंगाल का पार्टीशन किया। तो लिखिए, व्हेन ब्रिटिश partition of Bengal, then movement arose in Bengal। जब अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर बंगाल का पार्टीशन किया, बंगाल विभाजन का काम किया, तो फिर वहां पर आजादी का आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया। नाउ द ऑब्जेक्टिव of this movement was not just forcing the Britishers to take back the order of partition, but instead getting India freed from the clutches of the Britishers। देखिए, पहले तो लोग सिर्फ यही चाहते थे कि अंग्रेज बंगाल का विभाजन, उसका पार्टीशन ना करें, बट जब एक बार उन्होंने पार्टीशन कर ही दिया तो उसके बाद अब लोगों की एक नहीं दो मांग हो गई। उन्होंने कहा कि अपने पार्टीशन के डिसीजन को तो वापस लो ही और हमारे भारत को खाली करके वापस अपने देश चले जाओ। दो मांग रखने लगे। नेक्स्ट देखिए, इन 1905 बरिंदर कुमार घोष had written a book entitled भवानी मंदिर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। in 1905 AD बरिंदर घोष wrote a book। बरिंदर घोष ने 1905 के अंदर एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है भवानी मंदिर। देशभक्ति बुक लोगों को पढ़ने के लिए लिखी, भवानी मंदिर। जैसे महाराष्ट्र के अंदर काम हो रहे थे, न्यूज़पेपर लिखे जा रहे थे, बुक्स लिखी जा रही थी, फेस्टिवल्स हो रहे थे, ऐसे ही सब हम आपको बंगाल का बता रहे हैं। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस वक्त बरिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर बुक लिखी एंड गेव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजिंग वेरियस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और भवानी मंदिर नाम की बुक के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम हमारी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे हैं भारत में। मैगजीन सच एज युगात्तर एंड संध्या ऑल्सो स्टार्टेड पब्लिशिंग एंटी ब्रिटिश ऑप्शंस। दो इन्होंने मैगजीन्स लिखी हैं। दो मैगजीन्स आने लगी लोगों को अवेयर करने के लिए। युगांतर एक तो आने लगी है युगांतर मैगजीन और दूसरी आने लगी है संध्या। इन दो मैगजीन्स के थ्रू ये लोगों को करने लगे हैं मोटिवेट। अनदर बुक नेम्ड मुक्ति कौन पथे urged the soldiers to provide arms and ammunition to Indian revolutionary। और एक बुक और आई है बंगाली के अंदर, मुक्ति कौन पथे।
ये बुक सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे और मूवमेंट्स देखेंगे, कौन कौन से और मूवमेंट्स हुए। पीजेंट मूवमेंट देखेंगे, किसानों के आंदोलन। तो ये बंगाल का पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाया है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं हल्का सा। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन बंगाल, बंगाल के अंदर पी मिश्रा ने ये मूवमेंट शुरू किया है और उन्होंने सबसे पहले अनुशीलन समिति बनाई। उसके बाद में अंग्रेज जब बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे, तो पार्टीशन करते वक्त एक मूवमेंट स्टार्ट होता है बंगाल के अंदर। 1905 में बरिंदर घोष भवानी मंदिर नाम की बुक लिख रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इन एक्टिविटीज को बढ़ाने वाले हैं। मैगजीन्स लिखी गई है, युगांतर एंड संध्या, और मुक्ति कौन पथे नाम की बुक लिखी गई है सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए। तो यहां तक का हमने आपको पूरा पोर्शन अच्छे ढंग से क्लियर करवा दिया। आगे हम पीजेंट मूवमेंट पढ़ाएंगे, जैसे हमने आपको ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ाए थे, ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थे। अलग अलग लेवल पे मूवमेंट्स हुए हैं, ये क्रांतिकारियों के मूवमेंट पढ़ाए हैं, इससे पहले ट्राइबल मूवमेंट पढ़ाए। अब हम किसानों के आंदोलन पढ़ाएंगे। और किसान आप जानते हैं क्यों मूवमेंट करेंगे। किसानों का वही है कि हमारे को रेवेन्यू ज्यादा नहीं देना है, तो उस रेवेन्यू से बचने के लिए किसान मूवमेंट करते हैं। देखते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके मूवमेंट करने के रीजंस क्या क्या रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तो अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू ज्यादा लेने की पॉलिसी। दूसरा, कॉन्टिन्यूसली अकरिंग फैमिलीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, फेमाइंस, कॉन्टिन्यूसली अकरिंग फेमाइंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज्यादातर टाइम पे इंडिया में अंग्रेज लूट रहे थे उस वक्त, बहुत ज्यादा अकाल पड़े हैं। exacting excessive land revenue from farmers by the जमींदार एंड मनी लेंडर, अंग्रेज खुद लेने थोड़ी आते थे टैक्स, टैक्स लेने के लिए उन्होंने जमींदार और मनी लेंडर बना रखे थे, वो आते और वो टैक्स लेते। तो उधर क्या होता, किसानों के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ता था। कैसे बोझ पड़ता, वो जो मनी लेंडर और जमींदार आएगा, वो अंग्रेजों का जितना पैसा फिक्स है वो तो पहुंचाएगा ही, और बीच में वो फ्री में थोड़ी आएगा, वो और ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करेगा और ज्यादा लूटेगा किसानों को, और किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से जो उनसे बिल्कुल एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है, उससे परेशान हो गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, इसके अलावा कर्जे से रिलेटेड उनके लिए गलत डॉक्यूमेंट बनाए गए कि तुम्हारा इतना कर्जा बकाया है, तुम्हारा इतना कर्जा बकाया है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस रहे हैं जिससे किसानों की हालत बिल्कुल खराब हो गई, वो एकदम सड़क पे आ गए और इस वजह से उनको आंदोलन करने पड़े। तो किसानों के कुछ आंदोलन अपन पढ़ेंगे, जैसे कि बंगाल में नील की खेती से रिलेटेड, साउथ इंडिया में, और फिर पंजाब में चंपारण के अंदर आंदोलन हुआ जिसमें गांधी जी भी जुड़े। ये सारी चीजें अपन पढ़ के फिर और पॉलिटिकल मूवमेंट्स की तरफ आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।